तो मैं आपको बीएड सेकेंड ईयर में नॉलेज एंड करिकुलम जो बुक करवा रही हूँ उसमें अपनी 4th यूनिट चल रही है, ये अपनी लास्ट यूनिट है। और इस यूनिट में जो अपना टॉपिक चल रहा है शिक्षा, जो हमारा शिक्षा के सार्वजनिकीकरण के निर्देशक सिद्धांत, किसके? शिक्षा के सार्वजनिकीकरण के निर्देशक सिद्धांत। तो मैंने इसमें आपको पहले 3 सिद्धांत करवा दिए हैं। पहला सिद्धांत था आपका इसमें कि संविधान का जो है आधारभूत सिद्धांत, जो मैंने सिद्धांत करवाए थे उसमें है पहला है जो जिसमें कि हमारा जो संविधान है उसका आधारभूत सिद्धांत, यानी कि हमारा जो भारत देश जब आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1945 को हुआ था, और जो हमारा संविधान लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और इस संविधान में हमारी जो शिक्षा है उसका प्रावधान रखा गया था। और इससे कि जो हमारी शिक्षा के बारे में, यानी कि अगर हम अपने राष्ट्र की, हमारे राष्ट्र, समाज, संस्कृति और इन सब का विकास करना चाहते हैं तो इसके लिए शिक्षा बहुत ही आवश्यक है। तो इसमें सबसे पहला अपना जो पॉइंट था वो था कि हमारे संविधान के आधारभूत सिद्धांत। तो इसमें था कि जो हमारा भारतीय संविधान का जो प्रारंभ में दी गई जो प्रस्तावना थी में उन सिद्धांतों एवं आदर्शों का लेख है कि हमारे संविधान की जो प्रथम प्रस्तावना थी उस प्रस्तावना में, संविधान प्रारंभ में दी गई जो हमारी प्रस्तावना थी उन सिद्धांतों एवं आदर्शों का उल्लेख है। उसके साथ ही जिनको आधार बनाकर हमारा राष्ट्र संचालित होता है, जिनको कि आधार बनाकर हमारा राष्ट्र संचालित होता है। भारत की स्थिति किसी भी शिक्षण संस्था के उद्देश्यों, यानी कि जो हमारे भारत में जो स्थिति है किसी भी शिक्षण संस्था के उद्देश्यों एवं कार्य संचालन को यह आदर्श एवं सिद्धांत नियंत्रण करते हैं। यानी कि हमारे सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों में जो है कि हमारा जो संचालन होता है आदर्श एवं सिद्धांत पर नियंत्रण है। और ये सिद्धांत क्या क्या थे हमारे आधारभूत सिद्धांत में, कि हमारे क्या क्या सिद्धांत थे। पहले तो था कि हमारा सिद्धांत था न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भद्रता के सिद्धांत ही अपने देश की जो शिक्षा एवं किसी भी शिक्षण संस्था के उद्देश्यों के कार्य संचालन, जिनको की आधार बनाकर संचालित किया जाता है, इन चीजों को आधार बनाकर संचालित किया जाता है। उसके बाद दूसरा था आपका इसमें कि संविधान में जो दूसरा सिद्धांत था उस सिद्धांत में था कि हमारे संविधान में जो पिछड़े वर्ग को विशेष संरक्षण प्राप्त था। दूसरा पॉइंट था कि हमारे संविधान में जो पिछड़ा वर्ग था, हमारी प्रस्तावना बनी थी उस प्रस्तावना में पहला तो था हमारे संविधान का आधारभूत सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत था कि हमारे देश में जो पिछड़ा वर्ग है, विशेष पिछड़े वर्ग के लिए संरक्षण था। और इस सिद्धांत में क्या कहा गया था, इस सिद्धांत से यह परिप्रेक्ष्य में अपने किसी भी पिछड़ेपन के कारण, उनका भी किसी भी कारण से जो पिछड़ेपन के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के कारण किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष से क्या होगा, शिक्षा के संदर्भ में न्याय पाने में कठिनाई हो अथवा उसका शोषण हो तो धारा 46 द्वारा यह स्पष्ट किया गया था, जिनके जो हमारे पिछड़े लोग हैं, गरीब हैं, अगर उनको शिक्षा ग्रहण करने में अगर किसी प्रकार का जाति, वर्ग, धर्म का अगर उनके साथ भेदभाव किया जाएगा तो इसका उल्लेख जो हमारी धारा 46 है उसमें किया गया है। और उसमें यह क्या कहा गया है कि जो हमारे जो पिछड़े एवं कमजोर वर्ग हैं अथवा अर्ग विशेषता जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग का शोषण के शिकार नहीं बनेंगे, यानी कि अगर वो शिक्षा ग्रहण करना चाहती हैं तो वो अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, उनके साथ किसी विशेष वर्ग, जनजाति, यानी कि उनके शोषण से बच सके। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हमारी 1986 है, इसमें महिलाओं, विकलांगों और अल्पसंख्यकों को सम्मिलित कर उनके लिए शिक्षा के विशेष व्यवस्था का संकल्प लिया गया है। इसके बाद तीसरा था इसमें कि धर्मनिरपेक्ष समाज की संरचना, यानी कि अगर हमारा जो राष्ट्र है इसमें क्या है, अनेकता में ही एकता पाई जाती है। उसके साथ ही हमारा जो संवैधानिक प्रावधान थे इसमें, यानी कि इसका तीसरा सिद्धांत था कि धर्मनिरपेक्ष समाज की संरचना और संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार भारत एक क्या है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। परिणाम स्वरूप शिक्षा के उद्देश्य
एक ऐसे जो हमारा शिक्षा का उद्देश्य है, एक ऐसे नागरिक का निर्माण करना है जो कि किसी धर्म विशेष को मानते हुए भी अन्य धर्मों का वो क्या करे, समुचित आदर करे। यानी कि जो किसी भी विशेष धर्म का जो एक नागरिक है वह किसी विशेष धर्म को चाहता है, लेकिन इसके साथ साथ वह दूसरे अन्य धर्मों का भी आदर करे, जो हमारी शिक्षा है, मुख्य शिक्षा का यही प्रावधान है। और इसके साथ ही निहित उन मूल्यों और आदर्शों को अपनाने जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भातृत्व के विकास में सहायक हो। और इसके साथ ही जो हमारी शिक्षा है, शिक्षा के प्रसंग में इस 10वीं से भी संविधान की कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं और व्यवस्थाएं की गई हैं। राज्य द्वारा संचालित किसी भी शिक्षण संस्था में जो धार्मिक शिक्षा है उस शिक्षा को न्याय दिए जाने का दिया गया है, परामर्श दिया गया है कि किसी भी शिक्षण संस्थान में धर्म से संबंधित जो विशेष किसी एक धर्म से संबंधित शिक्षा नहीं देने का प्रावधान किया गया है, किंतु साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि किसी भी अन्य रूप से अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी व्यक्ति इसमें अपनी मर्जी से किसी भी संस्था का स्थापना कर उसमें धर्म से संबंधित शिक्षा दे सकता है। उसके बाद चौथा पॉइंट इसमें था कि संविधान में निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। संविधान में निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान था कि हमारे संविधान की जो धारा 45 में के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के तक के सभी बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने के लिए दिए जाने के लिए सरकार के दायित्व का उल्लेख है। और इसी क्रम में संविधान में नीति निर्देशक और इसी क्रम में जो हमारे संविधान है, संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में इसकी व्यवस्था की गई है। साथ ही जो हमारे 10 वर्षों में किए जाने के निर्देश इस सिद्धांत को पूरा करने के लिए अगले 10 वर्षों के लिए किए जाने का निर्देश दिया गया था, किंतु लक्ष्य इतना सीमित अवधि में प्राप्त नहीं किया जा सकता। अतः शिक्षा की अनिवार्य बताने के लिए उनको क्या किया है, अनिवार्य बताने के लिए प्रावधान को हटा दिया गया। लेकिन कुछ राज्यों को छोड़कर शेष जो सभी राज्य हैं वो 14 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा यानी 1 से 8 तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो ये इसमें चौथा पॉइंट था कि संविधान में निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। आज जो हमारा 5वां पॉइंट है, 4 पॉइंट मैंने आपको पहले करवा दिए थे, वो कौन कौन से थे वो मैं दोबारा बोर्ड पे लिख देती हूँ कि पहले 4 सिद्धांत कौन कौन से। पहला था संविधान के आधारभूत सिद्धांत, पहला था आपका संविधान के आधारभूत संविधान, पहला पॉइंट था इसका। दूसरा पॉइंट था इसमें कि संविधान के आधारभूत सिद्धांत के साथ तीसरा पॉइंट था संविधान के पिछड़े वर्ग, संविधान में पिछड़े वर्ग, संविधान में पिछड़े वर्ग, संविधान में पिछड़े वर्ग को विशेष संरक्षण, पिछड़े वर्ग को विशेष संरक्षण दूसरे में ये कहा गया था। और तीसरे में था कि जो हमारी शिक्षा है उसमें किसी एक धर्म यानी कि इसमें जो है किसी एक धर्म का शिक्षा में प्रचार नहीं किया जाएगा। यानी कि जो संस्थाएं सरकार द्वारा, शिक्षण संस्थाएं जो सरकार द्वारा खोली जाएंगी, उन शिक्षण संस्थानों में किसी धर्म विशेष पर जो प्रचार किया जाएगा उस पर रोक लगाई गई है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से कोई शिक्षण संस्थान खोलकर उसमें अपने धर्म विशेष का प्रचार कर सकता है, लेकिन सरकारी शिक्षण संस्थानों में नहीं। इसमें धर्मनिरपेक्ष समाज की संरचना, धर्मनिरपेक्ष समाज की संरचना, धर्मनिरपेक्ष समाज की संरचना। तीसरा था चौथा था इसमें जो निःशुल्क, चौथा इसमें था संविधान में निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। संविधान में निःशुल्क शिक्षा का
प्रावधान, संविधान में निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। और 5वां पॉइंट है जो इसमें अब वो है कि जो हमारी शिक्षा है, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, माध्यम मातृभाषा, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा। मैंने इसमें पहले आपको 4 पॉइंट के बारे में डिटेल से बता दिया था कि पहला तो था इसमें संविधान के आधारभूत, इसका जो है संविधान के आधारभूत सिद्धांत। दूसरा था संविधान में पिछड़े वर्ग विशेष की संरक्षण। तीसरा था इसमें धर्मनिरपेक्ष समाज की संरचना। और चौथा संविधान में निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। और 5वां है जो हमारी शिक्षा है, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, यानी कि जो हमारी शिक्षा है उसमें जो उसका माध्यम होगा मातृभाषा। तो इसमें मैं आपको डिटेल से बता रही हूँ। तो देखो, जो हमारा भारत है, भारत में विभिन्न प्रकार की क्या है भाषाएं बोली जाती हैं, यानी कि हमारे देश में विभिन्न प्रकार के धर्म निवास करते हैं। इसी के साथ हमारे देश में अनेकता में ही एकता पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। और लेकिन संविधान में राज्यसभा, जो हमारा संविधान है उसमें राज्यसभा तथा सहराज्य भाषा का स्थान यानी कि हिंदी एवं अंग्रेजी जो हमारी मातृभाषा है, लेकिन इसमें हमारे संविधान में जो हमारी राज्य भाषा एवं सहराज्य की भाषा का स्थान यानी कि हिंदी एवं अंग्रेजी को ही प्राप्त है। फिर भी शिक्षा के संदर्भ में यह व्यवस्था की गई है कि बालक एवं बालिकाओं को शिक्षा उनकी मातृभाषा में ही उपलब्ध कराई जाए। यानी कि उसमें फिर भी कहा गया है हमारे संविधान में कि जो हमारी मातृभाषा है और बालक बालिकाओं को मातृभाषा के माध्यम में ही शिक्षा उनको उपलब्ध कराई जाए। साथ ही वो जो हमारे राज्य विशेष भाषाई अल्पसंख्यकों के बालकों को के लिए अपनी मातृभाषा में शिक्षा दिलाने की दृष्टि से विशेष प्रावधान भी किए गए हैं उनकी मातृभाषा से संबंधित। इसके साथ ही जो इस संदर्भ में जो हमारी धारा 350, कौन सी धारा 350, जो हमारी धारा है वो है 350 ए, कौन सी 350 ए में उल्लेख किया गया है कि उल्लेखनीय है कि जिसके अनुसार जो हमारी भाषाई अल्पसंख्यकों को प्राथमिक शिक्षा, यानी कि जो अल्पसंख्यक हैं उनको जो उनकी प्राथमिक शिक्षा 1 से 5 तक की जो शिक्षा है, शिक्षा मातृभाषा में दिलाए जाने का भी संकल्प है। इसके साथ ही जो हमारी भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की गई है, जिससे वह भाषाई अल्पसंख्यकों की शिक्षा की पूर्ण रूप से देखभाल कर सकेगी। राष्ट्रपति द्वारा एक ऐसे जो अधिकारी की नियुक्ति की गई है जिससे कि वह भाषाई अल्पसंख्यकों की शिक्षा उनको पूर्ण करने से रूप से उनकी देखभाल कर सके, कि वो शिक्षा पूर्ण करने से उनकी देखभाल कर सके। तो ये क्या था, शिक्षा का जो माध्यम था मातृभाषा में, यानी कि जो विशेष अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं वो, वैसे तो हमारे देश हमारे राज्य में जो हमारी भाषा विशेषकर भाषा है जो हमारी हिंदी एवं अंग्रेजी में भी शिक्षा का प्रावधान है, लेकिन जो हमारी अन्य जातियां हैं अल्पसंख्यक हैं उनको विशेष वर्ग है, उन लोगों को उनकी मातृभाषा में ही शिक्षा दिलाने का संकल्प लिया गया है। तो ये आपका 5वां पॉइंट होगा। 6वां पॉइंट जो है वो आपका संघीय मूल्य, 6वां पॉइंट इसमें है संघीय मूल्य राज्य, संघीय मूल्य राज्य जो है राज्यों का दायित्व
राज्यों का दायित्व, राज्यों का दायित्व, जो हमारे राज्य हैं संघीय जो शिक्षा का मूलतः राज्यों का दायित्व तथा केंद्र का संरक्षण, दायित्व तथा केंद्र का संरक्षण, इसमें क्या है कि संघीय जो हमारा संघीय मूलतः राज्यों का दायित्व तथा केंद्र का संरक्षण। तो इसमें जो है कि भारत में संविधान की 7वीं अनुसूची, कौन सी? भारतीय संविधान की 7वीं सूची, कौन सी सूची? 7वीं सूची है जो भारतीय संविधान की, जो भारत में संविधान की 7वीं अनुसूची, कौन सी? 7वीं अनुसूची में के अनुसार जो शिक्षा का दायित्व है, भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसके अनुसार शिक्षा को कतिपय अपवादों के साथ राज्यों के दायित्वों क्षेत्र में रखा गया है। और जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा है, राष्ट्रीय शिक्षा का जो महत्व है, राष्ट्रीय शिक्षा महत्व की विश्वविद्यालय बनारस, कौन सा? विश्वविद्यालय बनारस, विश्वविद्यालय बनारस में, जो कि हिंदू विश्वविद्यालय जो बनारस और उसके साथ ही हिंदू विश्वविद्यालय अलीगढ़ और मुस्लिम विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू दिल्ली विश्वविद्यालय और इसके साथ ही जो हमारा है विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा से संबद्ध के संस्थान, व्यावसायिक व प्रौद्योगिकी संस्थान है, जो हमारे विशिष्ट शिक्षा से संबद्ध संस्थाएं हैं। जो मैंने ये आपकी संस्थाएं बताई हैं कौन कौन सी हैं, वो राष्ट्रीय महत्व के लिए जो है विश्वविद्यालय बनारस, हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू दिल्ली विश्वविद्यालय और विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा से संबद्ध जो संस्थान है, और इसके साथ ही जो हमारा व्यावसायिक एवं प्रौद्योगिकी संस्थान और विशिष्ट शिक्षा से संबद्ध जो हमारी संस्थाएं हैं आदि, और संघीय सरकार के दायित्व क्षेत्र में रखे गए हैं। और इसी प्रकार जो हमारी उच्च शिक्षा, शोध विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा के स्तर के निर्धारण एवं उनमें समन्वय का दायित्व है, वो किसका है? संघीय सरकार के क्षेत्र में रखा जाता है। और इसके साथ ही उनके रखा जाता है, और संपूर्ण देश में जो हमारी शिक्षा का स्तर है, संपूर्ण देश में जो शिक्षा का स्तर निर्धारण एवं उसका जो है स्तर बनाए रखने के संदर्भ में यह प्रावधान महत्वपूर्ण है कि श्रमिकों के व्यावसायिक प्रशिक्षण का विश्वविद्यालय जो प्रशिक्षण का विषय है, जो समवर्ती सूची में रखा गया है, किनका? श्रमिकों का। किसमें? समवर्ती सूची में रखा गया है, किनका? श्रमिकों का। श्रमिकों का जो है उनको का जो विषय है वो किसमें रखा गया है? समवर्ती सूची में रखा गया है। इसके आरंभ में जो हमारी शिक्षा को स्पष्ट करने में जो शिक्षा है उसको स्पष्ट रूप से 3 सूचियों में विभाजित किया गया है। जो हमारी शिक्षा है उसको मूलतः 3 सूचियों में विभाजित किया गया है। पहला है संघ सूची। कौन कौन सी 3 सूचियां हैं? पहली है संघ सूची, दूसरी आपकी है राज्य सूची, दूसरी आपकी होगी इसमें राज्य सूची, और तीसरी समवर्ती सूची। तो ये आपकी 3 सूची
समवर्ती सूची। तो इन 3 सूचियों को इसमें विभाजित किया गया है, लेकिन बाद में यह अनुभव किया गया है कि अपने अपने जो राज्य हैं वो शिक्षा की जो इसके बाद इसमें शिक्षा जो हमारी समवर्ती सूची में यह उपयुक्त होगा कि अन्यथा प्रत्येक राज्य अपने अपने ढंग से जो है शिक्षा के ढांचे के पाठ्यक्रम को शिक्षकों की सेवाओं की शर्तों एवं परीक्षा प्रणाली शिक्षा का स्तर संबंधी निर्णय ले सकते हैं। तो ये किसमें कहा गया है? राज्य सूची में कहा गया है कि सभी राज्य अपने अपने जो ढंग है अपने अपने ढंग से शिक्षा के ढांचे का पाठ्यक्रम और जो अपने शिक्षकों की सेवाओं में 100% परीक्षा प्रणाली जो उनकी है शिक्षा स्तर संबंधी निर्णय लेते रहेंगे। ये किसमें कहा गया है? ये उसमें राज्य सूची में कहा गया है। तथा इसी प्रकार जो हमारी व्यापक भिन्नताएं हैं राष्ट्रीय एकता एवं राष्ट्रीय हित में बाधक सिद्ध होंगी। अतः सन 1976 में जो हमारा संवैधानिक संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया था, जिसके परिणाम स्वरूप समवर्ती सूची में क्या रखा गया था? इसमें देखो 1 नंबर बात है कि जो हमारी राज्य सरकारें हैं अपने दायित्व क्षेत्र में आने वाली उनके क्षेत्र में जो हमारी राज्य हैं उनके क्षेत्र में जितनी भी शिक्षण संस्थाएं आ रही हैं संस्थाओं के लिए कानून बना सकेंगी। और दूसरा संघीय सरकार भी शिक्षा के किसी पक्ष का अंश के संबंध में कानून बना सकती है। किसमें? संघीय सरकार भी शिक्षा के किसी अंश या पक्ष में कानून बना सकती है। और तीसरी बात है कि जहां संघीय सरकार एवं राज्य सरकार के कानूनों में ठहराव होगा, दोनों में, किसमें? संघीय और राज्य दोनों के कानूनों में जहां ठहराव होगा वहां संघीय सरकार द्वारा बनाया गया जो कानून है वो मान्य होगा। तो इसके साथ ही जो हमारा इस संशोधन के फलस्वरूप शिक्षा के संदर्भ में जो हमारी संघीय सरकार है, संघीय सरकार का जो दायित्व क्षेत्र है वो बढ़ गया है। तो इसके जो मैंने आज 2 पॉइंट करवाए थे वो तो एक तो था मातृभाषा जो शिक्षा का माध्यम है वो मातृभाषा है, यानी कि वैसे तो हमारी जो शिक्षा का माध्यम है वो हिंदी और अंग्रेजी है, लेकिन जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं वो जो शिक्षा ग्रहण अपनी मातृभाषा में भी कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट मैंने आपको ये बताया था कि शिक्षा मूलतः क्या है? राज्यों एवं दायित्वों के केंद्र का संरक्षण है। अगर जो हमारी शिक्षा वो राज्य और जो हमारी केंद्र सरकार है दोनों के ही दायित्वों का संरक्षण है। तो जो मैं आपको इसमें करवा रही थी शिक्षा के सार्वजनिकरण के निर्देशक सिद्धांत, वो टॉपिक आपका आज यही पूरा होता है। कल मैं आपको नया टॉपिक बताऊंगी। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास यही खत्म होती है। धन्यवाद।